गुड इवनिंग क्लास 12th। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री पर। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस करा था टॉपिक कोएगुलेशन, मतलब हम कितने तरीकों से किसी क्लोराइड को पीपीटी में चेंज कर सकते हैं। वहां मैंने आपको बताया बॉइलिंग है आपका, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है आपका, परसिस्टेंट डायलिसिस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है एंड ऑल थिंग्स। सही है। आज हम बात करेंगे कि हमें किसी क्लोराइड को कोएगुलेट करने के लिए एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, कैसे पता लगे आपको कम इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किसको कोएगुलेट करेगा इजीली। तो देखिए, इसके ऊपर एक रूल दिया है, हार्ड एंड शॉर्ट रूल। अब रूल तो क्या है, बुकिश फॉर्म में है, बट एक्चुअल सिंपल तरीका ये है, अगर किसी आयन की वैलेंसी ज्यादा है तो वो जल्दी कोएगुलेशन करेगा, अगर किसी आयन की वैलेंसी कम है तो वो कम कोएगुलेशन करेगा। सिंपल वर्ड में बोलूं, क्योंकि देखिए बुकिश वुकिश सब सही है, लेकिन सिंपल चीज समझ में आनी चाहिए कि हमें अप्लाई कैसे करना है उस रूल को एग्जामिनेशन में, क्योंकि रूल पूछेगा कम आपसे और आपसे पूछेगा उसका एप्लीकेशन। जैसे देखिए रूल क्या बोलता है, कोएगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ आयन की पावर 4। सही है। मतलब ये है, जितना ज्यादा किसी इलेक्ट्रोलाइट की वैलेंसी होगी उतना ज्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन पावर होगी अपोजिटली चार्ज क्लोराइड को कोएगुलेट करने के लिए। सिंपल वर्ड में बोले, बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैलेंसी की पावर 4। सही है। तो पावर 4 उसके लॉ में है, तो ऐसा कुछ कोई स्पेशल टर्म नहीं है 4 क्यों लगाया, ऐसा 5 क्यों लगाया, उसकी मर्जी है, बाकी कोई ऐसा साइंटिफिक टर्म पीछे नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आपको नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड को कोएगुलेट करना है तो आपको चाहिए पॉजिटिवली चार्ज आयन, तो जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतना इजीली क्या होगा, वो कोएगुलेट कर देगा। कल बताया भी था क्वेश्चन में, अगर आपको प्लस को कोएगुलेट करना है तो आपको क्या चाहिए, नेगेटिवली चार्ज आयन, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैलेंसी होगी उतना जल्दी क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, पीपीटी में चेंज करेगा। जैसे ये क्या है, फेरोसाइनाइड -4 आयन है, इसका पूरा डिटेल आएगा चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन में, है ना। फेरोसाइनाइड -4 आयन। देखिए दूसरी चीज, हमें कैसे पता लगे कि कितना इलेक्ट्रोलाइट चाहिए कोएगुलेट करने के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म है कोएगुलेशन वैल्यू। अब ये डेफिनेशन भी थोड़ी अजीब सी है। अजीब सी क्यों है, अजीब सी है, साइंटिस्ट ने अजीब सा ही बनाया डेफिनेशन, वरना सिंपल बोल सकता था वो। सिंपल भी हम बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट एनी क्लोराइड इन 1 आवर, 2 मिनट, 3 सेकेंड, 5 मिनट, जो भी है। बट टफ क्यों बनाया, टफ इसलिए बनाया, मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट की जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है क्लोराइड को कोएगुलेट करने के लिए, वो चाहिए होती है एक्सट्रीमली कम। हमें 1 मोल अपॉन लीटर भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितनी कम, मिली मोल पर लीटर्स के कॉन्सेंट्रेशन में। अब देखिए क्या बोलता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड इन मिलीमोल पर लीटर टू कोएगुलेट ए कॉलॉइड इन 2 आवर्स। अब 2 घंटे, अब ये कहां से लगाया है, इसी डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कितना इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मिलीमोल अपॉन लीटर में किसी कॉलॉइड को कोएगुलेट करने के लिए 2 आवर्स में, उसको हम बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। इसकी डेफिनेशन पूछेगा आपसे, इस पर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन हमने करा दिए। इस पर हार्ड एंड रूल पूछ ले तो रियल पूछ ले आपसे, कोई खास कुछ है नहीं ऐसा, मतलब मैं बहुत डेप्थ में जाऊँ इन टॉपिक्स में, हार्डली एक लाइन के टॉपिक है। दूसरी चीज, कुछ काम की चीजें बताता हूँ। यहां पर क्वेश्चन फिर एक बार देख लो बोर्ड पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ कॉलॉइड इन पीपीटी इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए इलेक्ट्रोलाइट का मिलीमोल पर लीटर में, ताकि आपका कॉलॉइड पीपीटी में चेंज हो जाए। इसको बोलते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, वो देखिए, नीचे मत देखना, अभी सीधा ध्यान ऊपर रखना। 2 क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पर सबसे ज्यादा आने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस। थियरी तो आप निपटा लोगे, कर ही लेते हो, बट सबसे ज्यादा कहां घुमा सकता है आपको सरफेस केमिस्ट्री में, तो वो कॉन्सेप्ट है ये कोएगुलेशन वैल्यू, गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं बताऊंगा, मेरी आदत है बताने की कुछ चीजें। तो ये देखिए आप, ये क्वेश्चन,
आपके सामने टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, AlCl3 एंड MgCl2, और AlCl3 का कोएगुलेशन वैल्यू है 1.2 और MgCl2 का कोएगुलेशन वैल्यू है 1.8। ये मैंने हाइपोथेटिकल वैल्यू ली है ना, और आपको इस कोलाइट को कोएगुलेट करना है। क्वेश्चन है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसको इजीली कोएगुलेट करेगा। ऑफ कोर्स Al की वैलेंसी +3 है, Mg की वैलेंसी +2 है, मतलब AlCl3 करेगा। अब सुन लो यहाँ, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू कम होती है तो वो होता है प्रोपोर्शनल, कहता हूं मैं, प्रोपोर्शनल कोएगुलेशन पावर। मतलब ये है, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू कम है तो उसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। अब क्यों ज्यादा होगी इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, आपको AlCl3 का 1.2 मिलीमोल अपॉन लीटर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्या करने के लिए, इसको कंप्लीटली कोएगुलेट करने के लिए, जबकि इसका कितना चाहिए 1.8 मिलीमोल अपॉन लीटर। मतलब क्या है, आपको MgCl2 की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और जबकि AlCl3 की कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। कम कॉन्सेंट्रेशन क्यों चाहिए, बिकॉज Al का चार्ज क्या है +3 और +3 Al का चार्ज 3 पार्टिकल ऑफ कोलाइट को कैप्चर कर सकता है, जबकि यहाँ जो +2 चार्ज है Mg का, डेट कैन कैप्चर ओनली 2 कोलाइट पार्टिकल्स। तो ऐसे हम देखते हैं, मतलब किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू कम है, मतलब वो आपका इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा इफेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट है। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा अमाउंट कंज्यूम करनी पड़ेगी किसी कोलाइट को कोएगुलेट करने के लिए। सही, तो ये तो बात हुई आपके एनसीईआरटी के लेवल पर। अब बात करते हैं थोड़े से कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ये तो हटा देता हूं, है ना। देखिए ध्यान से, कई बार एक टर्म आती है गोल्ड नंबर। ये मुझे बड़ा प्रॉब्लम देता था पहले, मतलब बुक में नहीं मिलता था, एनसीईआरटी में एक दो बार बोर्ड में भी पूछ लिया गोल्ड नंबर गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर होता क्या है, तो गोल्ड नंबर भी क्या है, गोल्ड नंबर है आपके कोलाइट को कोएगुलेशन से बचाने का नंबर। मतलब अगर आपका कोलाइट है, उसको कोई इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेट कर रहा है, तो उस कोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट से बचाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ आपको प्रोटेक्टिव कोलाइट चाहिए। जैसे समझो ध्यान से, जैसे आपने 10 ml गोल्ड सोल लिया, इसको मत देखना आप, इसको नहीं देखना। आपने 10 ml गोल्ड सोल लिया और आपने मिलाया 1 ml 10% NaCl। तो NaCl क्या करेगा, अगर गोल्ड सोल नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ही होता है मेटल के कोलाइट्स, तो आपका जो Cl- आयन है वो क्या करेगा, इस गोल्ड सोल को कोएगुलेट कर देगा। अब देखिए कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड मिला है। प्रोटेक्टिव कोलाइड ऐसा कोलाइड होता है जो कोलाइड के पार्टिकल को डिस्चार्ज होने से बचाता है। ये बताऊं आगे बेटा, टॉपिक आने वाला है। अगर आपको कोलाइड को कोएगुलेट होने से बचाना है तो उसके लिए एक स्पेशल कोलाइड आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। और प्रोटेक्टिव कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है, ये होता है एक्चुअल में आपका लायोफिलिक नेचर का। ये बताने वाला हूं मैं भी थोड़ी देर में, लायोफिलिक नेचर का। तो कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड हम 10 ml गोल्ड सोल में मिलाएं, सो डेट उसमें अगर हम 1 ml 10% NaCl मिला दें तो भी आपके गोल्ड सोल का कोएगुलेशन नहीं हो। उस नंबर को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। बहुत अजीब सी डेफिनेशन है, अगर मैं डायग्राम बना के नहीं समझाता घुसती ही नहीं है दिमाग में। तो फिर सुन लो एक बात, आपके पास आपने लिया 10 ml गोल्ड सोल, आपने मिलाया 1 ml 10% NaCl, तो इसका कोएगुलेशन कर देगा। तो इसके कोएगुलेशन को रोकने के लिए हम कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड इसमें मिलाएं ताकि इसके बीच का कोएगुलेशन नहीं हो, उस नंबर को हम बोलते हैं गोल्ड नंबर। जैसे मैंने मिलाया 10 मिलीग्राम, यानी मुझे इन दोनों की रिएक्शंस को रोकने के लिए 10 मिलीग्राम चाहिए प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो आप क्या बोलोगे, इसका गोल्ड नंबर 10 है जो मिलाया आपने, सही है। ये भी एक तरह का लायोफिलिक कोलाइड है। अगर आपका गोल्ड नंबर इस सिचुएशन के लिए 2 ले लिया आपने, 2 मिलीग्राम आपने लिया,
तो मतलब ये इतना अच्छा लायोफिलिक कॉलॉइड है कि जिसका ओनली 2 मिलीग्राम मिलाने पर ही आप इस कोएगुलेशन की प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हो। तो यहाँ भी मामला ये है, गोल्ड नंबर किसी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का जितना कम होगा उतना ही वो बेटर प्रोटेक्टिव कॉलॉइड होता है, और अगर किसी प्रोटेक्टिव कॉलॉइड का गोल्ड नंबर ज्यादा है तो उतना ही खराब नेचर का वो प्रोटेक्टिव कॉलॉइड होता है। तो ये गोल्ड नंबर है, ये जनरली नीट और जेई वगैरह के एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। एनसीईआरटी में या हमारे सिलेबस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझे लगा बताना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सही है, तो ध्यान रखना बेटे। देखिए ये है टॉपिक आपका लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड। अगर आप कॉलॉइड देखें तो 2 टाइप के कॉलॉइड्स होते हैं जनरली आपके। शुरू में आपने बोला था लायोफिलिक, लायोफोबिक, मतलब डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बीच में अट्रैक्शन के बेस पर। तो नंबर 1 है आपका लायोफिलिक। लायोफिलिक स्टेबल होता है, तो उसे स्टेबल करने के लिए वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, है ना। वो ऑलरेडी क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, तो ऑलरेडी स्टेबल है। बट लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफोबिक को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ज जनरेट करते हैं ओवर दी सरफेस। ये सारा चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें 90% केसेस हमने डिस्कस करे हैं लायोफोबिक के ही। सही है, क्योंकि लायोफोबिक किससे बनते हैं, केमिकल मेथड से। अगर हमें लायोफोबिक को बचाना है इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपके पास लायोफोबिक कॉलॉइड है जिसके सरफेस पर प्लस चार्ज है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रोलाइट से या किसी भी रीजन से अपोजिटली चार्ज आयन को कैप्चर करेगा एंड डिस्चार्ज होकर पीपीटी में चेंज हो जाएगा। अब आपको इसको बचाना है अटैच होने से, तो आप क्या डालोगे, वी एड लायोफिलिक कॉलॉइड। तो लायोफिलिक कॉलॉइड क्या करता है, पढ़ा था ना गोल्ड नंबर में, वही कॉन्सेप्ट है बट उसका थोड़ा सा सिंपल फॉर्म। लायोफिलिक कॉलॉइड क्या करता है, लायोफिलिक कॉलॉइड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द सरफेस ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड एंड प्रिवेंट द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओवर इट। सही है, तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ कॉलॉइड। अब इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। वो टॉपिक कौन से हैं, बहुत सिंपल, एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, कॉलॉइड्स कहाँ कहाँ हमारे काम आते हैं, और एक टॉपिक है कॉलॉइड्स अराउंड अस। सही है, मैं आपके ऊपर क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ भी समझाने लायक नहीं है, सिंपल है। कॉलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं, कॉलॉइड कहाँ कहाँ काम आता है, आपके 2-4 में बता देता हूँ आपको। देखिए कुछ मैं नोट से ही बोल देता हूँ क्योंकि समझाने लायक नहीं। जैसे बोल रहा है कॉलॉइड अराउंड अस, स्काई का ब्लू कलर क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या है, स्मोक वगैरह, कॉलॉइड है। फॉग मिस्ट आर कॉलॉइड ऑफ डस्ट एंड मॉइस्चर, इस तरह के पॉइंट है आपके। वाई वी अप्लाई एलम ऑन कट वुंड, एलम क्यों अप्लाई करते हैं, एलम क्या करती है, हमारा जो ब्लड कॉलॉइड है उसको इजीली कोगुलेट कर देती है। तो इस तरह के टॉपिक आपके कॉलॉइड्स के एप्लीकेशन में है। मतलब मैं क्या, आज अगर 10th का बच्चा भी पढ़ेगा बिना मेरी हेल्प के तो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको कॉलॉइड की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ काम आता है डेली लाइफ में, वो आपको रीड करने पढ़ने। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना, छोड़ना नहीं है। मैंने बोला भी एक बीच में भी, थियरी की एक एक लाइन हमें ढंग से करनी है। सही है, तो यहाँ आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब मैं लेता हूं आपका टॉपिक कैटालिसिस एंड कैटलिस्ट और इमल्शन। ये और देख लो आप, देखिए बेटा इमल्शन क्या होते हैं। सही है, इमल्शन होते हैं ऐसे कॉलॉइड जिसका लिक्विड डिस्पर्जन फेज हो एंड लिक्विड ही क्या हो आपका डिस्पर्शन मीडियम हो। मतलब ऐसे कॉलॉइड जिसमें दोनों लिक्विड हो, लिक्विड ही क्या हो आपका डिस्पर्जन फेज में हो और लिक्विड ही आपका डिस्पर्शन मीडियम में हो। 2 टाइप के इमल्शंस होते हैं, ऑयल इन वाटर, ये समझना बेटा, ऑयल इन वाटर, एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर इमल्शन में आपका ऑयल होता है आपका डिस्पर्जन फेज एंड वाटर होता है डिस्पर्जन मीडियम। मतलब ऑयल कम होता है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। यहाँ क्या होता है, वाटर इन ऑयल, वाटर कम क्वांटिटी में, ऑयल ज्यादा क्वांटिटी में। अब पहला प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो कॉलॉइड नहीं बनेगा। क्यों, दोनों का नेचर अलग अलग है। इसीलिए अगर आपको इमल्शन बनाना है तो हमें जनरली मिलाने पड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट।
इन स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट्स को हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट बता रहा हूं जो दोनों में काम करेगा, वो है आपका सोप एंड डिटर्जेंट। पहले ही बताया मैंने आपको। अगर आपको ऑयल और वाटर का सॉलिड बनाना है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका इमल्सिफाइंग एजेंट का, इलेक्ट्रोलाइट का, सोप और डिटर्जेंट। सही है। देखिए, अगर आपसे पूछ ले ऑयल इन वाटर इमल्शन का एग्जांपल, तो दिमाग में लाओ थोड़ा सा ऑयल हो, बहुत सारा वाटर हो। एग्जांपल मिल्क, मिल्क में बहुत सारा पानी होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी होती है, क्रीम की, बटर की और घी की। तो एग्जांपल मिल्क है। दूसरा वैनिशिंग क्रीम, अगर रट्टा लग जाए तो बढ़िया में मिल्क, बढ़िया एग्जांपल है। वाटर इन ऑयल, वाटर कम ऑयल ज्यादा, एग्जांपल बटर, क्रीम एक्सेट्रा। सही है। तो ये इमल्शन है और इतना ही आपसे जनरली पूछेगा वो। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटेलिसिस। अब यहां ध्यान देना, कैटेलिसिस और कैटलिस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं। सिंपल है, इसमें स्पीड से बढ़ा। कैटेलिसिस क्या होता है, अगर किसी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटेलिसिस। सिंपल टर्म में, डेफिनेशन तो थोड़ी और कुछ अलग है, बट सिंपल क्या है, अ केमिकल एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटेलिसिस। कैटलिस्ट आप जानते ही हो, अ मटेरियल विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट। सही है। हमने शायद ये कैटलिस्ट थियरी वहां पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स में, बिल्कुल वैसा ना वैसा ही। प्रमोटर वो केमिकल होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पॉइजन या इनहिबिटर वो केमिकल्स होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हैवर प्रोसेस में सबसे यूनिक प्रोसेस है, इसी का एग्जाम्पल सब में दिया हुआ है। हैवर प्रोसेस से अमोनिया बनाते हैं N2+H2 और कैटलिस्ट होता है आयरन और प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को एनहांस करता है। ऐसे ही पॉइजन होता है आपके H2SO4 के फॉर्मेशन में आर्सेनिक। ये सब थ्योरी के पॉइंट पे बेटा, ये सब नीट में काम आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि नीट का पेपर बहुत थ्योरेटिकल आता है डेप्थ में। 2 टाइप की कैटलिसिस होती है, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है हेटेरोजीनियस। तो पहले डेफिनेशन सुन लो होमोजीनियस की। होमोजीनियस कैटलिसिस ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, मतलब या तो तीनों, या तो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसे बोलते हैं होमोजीनियस। हेटेरोजीनियस ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट अलग अलग हो। प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें डेफिनेशन में क्या है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, इन दोनों के ऊपर। सही है। तो ये आपका सिंपल टॉपिक है। ये आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आता है कैटलिस्ट काम कैसे करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैटलिस्ट। ये है आपकी एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटलिसिस। सेम थ्योरी आपने पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स में, लेक्चर देखो, उसमें कैटलिस्ट थ्योरी पूरा डिटेल समझाया है, वो रिपीटेशन है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे पोर्स हैं कैटलिस्ट पर, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होंगे, दे शो दी एड्सॉर्प्शन ऑन दी स्मॉल पोर ऑफ कैटलिस्ट। एड्सॉर्प्शन से क्या बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट ये होगा डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन किसका होगा, जो रिएक्टेंट है दे विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। उसके बाद क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगा, एंड डिसॉर्प्शन के बाद प्रोडक्ट अलग, आपका कैटलिस्ट अलग। ये सिंपल सी थ्योरी है। कैटलिस्ट आया, एड्सॉर्प्शन हुआ, एड्सॉर्प्शन होने के बाद क्या बना, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बनने के बाद क्या हुआ, दोबारा डिटैचमेंट हुआ। डिटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। और डिसॉर्प्शन होने के बाद कैटलिस्ट अलग और आपका प्रोडक्ट अलग। सही है, सेम पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं कैटलिसिस के। फीचर नंबर 1, कैटलिसिस प्रोपोर्शनल एक्स अपॉन एम। एक्स अपॉन एम हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, पढ़ा हुआ है आपने ये सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा उतना ही बढ़िया कैटलिसिस रिएक्शन होगी।
मतलब जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नंबर 2, स्पेसिफिक। ये आया 2020 में क्वेश्चन, देखना बोर्ड का पेपर आपको जो शेयर करा मैंने, उसमें दिया हुआ है कि एक स्पेशल कैटलिस्ट ओनली कैटलाइज अ स्पेसिफिक रिएक्टेंट। ये नहीं कि आपने बोल दिया प्लेटिनम को उठा के डाल दीजिए आप गोल्ड में, गोल्ड को डाल दीजिए किसी दूसरी रिएक्शन में। तो ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन का कैटलिस्ट अलग अलग होता है, स्पेसिफिक होता है। तो अ स्पेशल कैटलिस्ट कैन कैटलाइज अ स्पेशल रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट का स्पेसिफिक नेचर। नंबर 3, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, पढ़ा हुआ है आपने। एंड कैटलिस्ट नॉट चेंज डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सही है, तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी कैटलिस्ट की। और सेम टू सेम आपकी प्रॉपर्टीज है किसकी, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज है आपकी एंजाइम्स। आगे एक और टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स में भी सब कुछ सेम है, केवल चेंज क्या होगा, कैटलिस्ट के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ एंजाइम। और डायग्राम किसका बना हुआ है एंजाइम में, डायग्राम बना हुआ है ये बायो वालों को पता होगा ये ऐसा डायग्राम बना देता हूँ मैं, यही समझा रहा हूँ, देख लीजिए इसको, ये देख लो बेटा। ये डायग्राम ऐसा कुछ है ना, और ये रिएक्टेंट। क्वेश्चन आता है एंजाइम होते क्या है, तो ये बायो का टॉपिक है। एंजाइम एक्चुअल में प्रोटीन के बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंजाइम्स एंड एंजाइम्स प्ले अ रोल ऑफ कैटलिस्ट इन आवर बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, प्लांट्स में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करते हैं एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज सब कुछ वैसी की वैसी हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे ये देखो मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है एंजाइम का उसको हम बोलते हैं की लॉक मैकेनिज्म। की लॉक का मतलब क्या, जैसे स्पेशल लॉक में एक स्पेशल की ही इंसर्ट होती है, मतलब हर एक चाबी को हर एक ताले को खोलने के लिए एक स्पेशल की होती है। सिमिलरली एक स्पेशल एंजाइम ओनली कैन कैटलाइज अ स्पेशल रिएक्टेंट। अगेन अटैचमेंट होने पर क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, एड्सॉर्प्शन से, उसके बाद डिसॉर्प्शन होगा, और डिसॉर्प्शन होने पर क्या होगा, ये आपका एंजाइम अलग और आपका प्रोडक्ट अलग। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, एंजाइम जैसे ही अलग होता है आपकी बॉडी उसको मेटाबॉलाइज करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। मतलब आपकी बॉडी में एंजाइम्स बनते रहते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, अपनी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के बाद बॉडी से क्या होते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में बाहर चले जाते हैं। दूसरी चीज, एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 35 से 37 डिग्री सी। एक बार क्वेश्चन आया पिछले साल का, ये शायद ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है। एक बच्चा है, बीमार हो गया, फीवर आ गया है, और फीवर आने के बाद उससे प्रॉपर भूख नहीं लग रही है। एग्जैक्ट मुझे स्टेटमेंट पता नहीं, क्वेश्चन का 2 साल हो गए। एक बच्चा है, फीवर आ गया है और उसको प्रॉपरली भूख नहीं लग रही है। व्हाट इज द प्रोबेबल रीजन, अब बोलो क्वेश्चन कैसे पढ़ पाओगे थियोरेटिकल से, मतलब ढंग से नहीं पढ़ोगे। मतलब मैंने जब बोर्ड की कॉपी चेक करने में गया तो मैंने पढ़ा पहले, तो मैंने कहा यार ये कैसे दे दिया क्वेश्चन, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है ही नहीं। थोड़ा दिमाग लगाया, कीज मिलती है बोर्ड में वो देखी मैंने, तो मैंने कहा यार क्या क्वेश्चन बनाया शानदार। आंसर था व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन केस ऑफ फीवरिक कंडीशन एट द हायर बॉडी टेम्परेचर, enzymes which are responsible to digest food do not work properly. That's why a person not feel a hunger in case of fever or body ache. ये क्वेश्चन है, एंजाइम से रिलेटेड है। दूसरा, एंजाइम को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। सही है, बट सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो टेम्परेचर का है। टेम्परेचर उतना चाहिए एंजाइम को वर्क करने के लिए जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर कम करोगे, ज्यादा करोगे, तो आपके एंजाइम की एक्टिविटीज क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है,
तो बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। स्पेसिफिक होता है एंजाइम नेचर में, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑल द थिंग्स, सब कुछ वो का वही है। केवल डिफरेंस क्या है, कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस होता है और एंजाइम एक बायोकेमिकल मटेरियल होता है। कैटलिस्ट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन अनएफेक्टेड रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है, बट एंजाइम आफ्टर रिएक्शन मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। नंबर 2, एंजाइम कैन वर्क एट अ बॉडी टेम्परेचर, डिफरेंट कैटलिस्ट कैन वर्क एट अ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर। सही है, तो ये मैंने इसलिए पढ़ाया आपको कि आप ये ना बोलो कि सर ये टॉपिक तो रह गया। तो सारा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। करना ये है, नोट्स लेकर बैठना और जो टॉपिक है कैटलिस्ट वाला, कैटलिसिस वाला, एंजाइम वाला, इमल्शन और एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स, ये करना है। और अगले टर्न पर मैं भी पी ब्लॉक को रोक रहा हूँ। उसका रीजन ये है, पी ब्लॉक में बेटा बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत हाई लेवल का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपका और मेरा भी। क्यों? क्योंकि लंबे लंबे वीडियोज आएंगे पी ब्लॉक के, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वो चैप्टर पढ़ लें जो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, मजा आए जिसको पढ़ने में। तो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद DNF ब्लॉक एलिमेंट, है ना। पहले हम करेंगे DNF ब्लॉक, या एक काम करते हैं कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं पहले। तो हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले, थोड़ा मजेदार चैप्टर है ना। उसके बाद जाएंगे DNF ब्लॉक पर, फिर करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगला लेक्चर में डालूंगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, है ना। गॉट इट। दूसरी चीज, कल मैंने बोर्ड का पेपर शेयर कराया आपको, बोर्ड का पेपर ध्यान से देखना। और एक अच्छी चीज मुझे लगी, इस बार कई बच्चों ने टेस्ट दिए हैं, नए बच्चों ने टेस्ट दिए हैं और टेस्ट देने के बाद अच्छा स्कोर भी करा है। तो अप्रॉक्स 17-18 केमिस्ट्री टेस्ट वी हैव कंडक्टेड। और अब आगे जो वीडियो आएंगे वो लेंदी वीडियो आने वाले हैं। अभी तक तो फिजिकल थी तो थोड़े शॉर्ट वीडियो डाले, आगे की जो वीडियो आएंगे हो सकता है कभी 40 मिनट का वीडियो भी आए। तो कंसंट्रेशन बिल्कुल पीक पर रखना अपना और देखना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।